हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी वो सीरीज है जिसमें हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे थे। दैट इज कि हम यूनिट 3 तक चीज़ों को कवर अप कर चुके हैं। दिस इज अ यूनिट 4। तो यूनिट 4 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका था बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये चैप्टर था, हमने यूनिट 4 में ये पढ़ा था। अब इससे आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में लास्ट 2-3 इयर्स के सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो भी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग या मैंने ओवरऑल क्वेश्चंस को भी देखा है कि जैसे क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो ऐसे सवालों को मैंने यहाँ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, आपको PYQ सॉल्व कराने के लिए यहाँ मैं वो सवाल लेकर आई हूँ। सो गेट स्टार्टेड, हम शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। डिफाइन द टर्म बिजनेस कॉम्बिनेशन। बोल रहा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिफाइन करो। तो व्हाट इज, और या तो क्वेश्चन पूछ सकता है और व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, यहाँ जो भी सवाल लिखे होंगे 5, 6, 10 जो भी जितने भी सवाल यहाँ होंगे, या जो सीरीज में मैं जैसे मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, ये स्पेसिफिक वीडियो नहीं, जितनी भी हमने ये सीरीज की है, एमसीक्यूज किए हैं या वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस किए हैं, वो सारे बच्चों आपके पीवाई, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से भी लास्टली कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए, बट मेजर मेजर 90 to 95% आपका वो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस स्पेसिफिक यूनिट से। जैसे कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट 4 है, जैसा कि आप थंबनेल से भी देख सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट 4 का वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड। चलो, व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन? A business combination is defined as the bringing together of separate entities or business into one entity. Business combination क्या होता है? जब different different businesses, ठीक है, जो इकट्ठे जुड़ते हैं, ठीक, क्या बोल रहा है कि ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट बिजनेस को, अलग अलग बिजनेस को इकट्ठे लाके, एक साथ लाके, उसी को एक साथ आते हैं, वन एंटिटी, एक बिजनेस बनते हैं। जैसे 3-4 मिलके एक बिजनेस बना तो वो आपका होता है, उसको हम कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। द न्यू एंटिटी अज्यूम्ड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंबाइंड बिजनेसेस। अब जो न्यू एंटिटी, जो न्यू बिजनेस बना है, उसमें कंबाइंड मतलब जितने भी बिजनेस कंबाइंड हुए हैं, जुड़े हैं, उन सब का एसेट और लायबिलिटीज को अज्यूम करना मतलब ले लेती है। ठीक है, जितने मान लो पांच पांच स्मॉल एंटिटीज मिलके, ठीक है, दे जॉइंट और कंबाइंड होंगी और ये बनेंगी एक बिजनेस। अब ये जो एक बिजनेस, एक यूनिट है, ये क्या करेगा, इन पांचों के एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेगा, अज्यूम कर लेगा। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट, ये कहा जा रहा है। बहुत इजी है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बस यही है कि आपको क्या करना है, बातों को समझना है, ठीक, और कंसेप्ट भी इजी है। आपको इसमें मेन आपका माइंड गेम है, आपको रिमेम्बर, याद रखना है। ठीक है, कैसे चीजें कहाँ किसके बाद क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों ने हमारे साथ नवोदय बैच में, अगेन आई एम टेलिंग, प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, लगभग मैं हर वीडियोस में आपको ये बात बताती हूँ कि नवोदय बैच में हमने जिन बच्चों ने प्रिपेयर किया होगा, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, तो वहाँ हमने डिटेल्ड में सारे कॉम्बिनेशन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। तो वो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। और अगर बच्चों, अगर आप न्यू हो, आपने पहली बार ऐसे वीडियोस पे क्लिक किया है, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, वहाँ इस सीरीज के और भी वीडियोस हैं। एंड आपको फर्स्ट यूनिट, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के फर्स्ट यूनिट, सारे सब्जेक्ट से मेरा मतलब है आपके मेजर सब्जेक्ट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन चारों सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट एज अ डेमो क्लास वहाँ फ्री है। और बच्चों, आपको अगर फ्री नोट्स चाहिए, ठीक है, ये सीरीज के या फर्स्ट यूनिट्स के या फ्री नोट्स आपको अवेल करने हैं, तो आप हमारे डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, देन वहाँ फ्री स्टडी मटेरियल वाले पे क्लिक करिए, वहाँ आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक करना है, देन आपको जो भी रिलेटेड आपके फ्री नोट्स हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। द न्यू एंटिटी अज्यूम, ये यहाँ तक हमने कर लिया। इन अदर वर्ड्स, अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज एन एक्विजिशन in which one entity, the buyer or the purchaser,
टेक्स ओवर अनदर। ठीक है, एक्विजिशन मतलब किसी पे से कब्जा, एक्वायर कर लेना, किसी चीज को ले लेना। ठीक है, किसी चीज को एक्वायर कर लेना, उसको अपने कब्जे में ले लेना या उसको कैप्चर कर लेना। ठीक है, तो बोल रहा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन एक एक्विजिशन है, मतलब कैप्चर करने वाला प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो एक एंटिटी कौन हुई, बायर या परचेजर, जो बाय करती है दूसरे बिजनेसेस को या परचेज करती है, टेक्स ओवर अनदर, वो दूसरे को टेक ओवर मतलब ले लेता है। ठीक है, तो यही आपका होता है बच्चों बिजनेस कॉम्बिनेशन। मीनिंग तो बहुत ईजी है, आपको पता है, बट आपको अगर आपसे सवाल पूछेगा तो एक प्रेजेंटेबल आंसर, मतलब आप ऐसा आंसर राइटिंग कि आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल लगे, जो आपके एग्जामिनर्स हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, जब वो रीड आउट करे तो उनके दिमाग में कंसेप्ट क्लैरिटी आए। इसके लिए एक मैं आपको टास्क टाइप काइंड ऑफ दे रही हूँ, आप कुछ एग्जाम्पल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स का यूज करके अपनी बातों को समझा सकते हो। ठीक है, कि हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। अभी एग्जाम्पल आपको कहाँ से मिलेगा, आप गूगल से फाइंड आउट करो। दिस इज अ टास्क फॉर यू ऑल कि आपको ये चीज करनी है, एंड आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर देना है, आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, आप सर्च में इसलिए बोल रही हूँ, आप देखोगे, आई नो कि अभी आपको नहीं पता होगा, बट आप देखोगे, आप कहीं से रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा। देखो मीनिंग तो दिस इज, ठीक है, मीनिंग तो ये थी कि हाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपको प्रेजेंटेबली आंसर को लिखना पड़ेगा, या ओन वर्ड्स में भी आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल्स आर मस्ट, आपको एग्जाम्पल्स यूज करने हैं एट एनी कॉस्ट। आप एग्जाम्पल यूज करोगे तो आप फिर निश्चिंत रहो, आपको फुल नंबर मिलेगा। तो फिर क्या, मैं क्या कह रही हूँ कि आपको क्या करना है, यू हैव टू, आप गूगल करो, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल देखो, आप उसको देन आपने फर्स्ट टाइम देखा, देन आप उसको देख के समझ गए, देन आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। इससे क्या होगा, आपका रीडिंग एंड राइटिंग दोनों टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कमेंट्स में लिखने का ये रीज़न है कि इससे आपको कहीं न कहीं आपके दिमाग में बैठेगा कि हाँ, उस वीडियो के कमेंट मैंने लिखा था इसका, और अगर एग्ज़ामिनेशन में ये आपके क्वेश्चन आता है तो आप इसमें एग्ज़ाम्पल लिख दोगे, आपको वो मेमोरेबल रहेगा, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ कार्टेल। देखो ये भी आपका पीवाईक्यू, सारे बच्चों पीवाईक्यू ही हैं। उसके लिए आई डोंट नीड टू से अगेन एंड अगेन, वो सारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे फर्दर, वो सारे पीवाईक्यू बेस्ड ही हैं। टू एडवांटेजेस ऑफ कार्टेल पूछ रहा है। ठीक है, अ कार्टेल इज अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस दैट कोलूड टू लिमिट कंपटीशन। ठीक है, क्या होता है कि कार्टेल एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस होता है, मतलब कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेसेस जो है वो कल्यूड मतलब मिल के जुड़ के, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, कल्यूड करके टू लिमिट कंपटीशन। वो क्यों जुड़ते हैं, कंपटीशन को लिमिट करने के लिए। ठीक है, COLLUED, कल्यूड मीन्स की टू कंबाइन, वो कंबाइन क्यों होते हैं, कंपटीशन को कम करने के लिए। एंड इंक्रीज प्राइजेस, ठीक है, एंड इंक्रीज प्राइसेस, कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन की वजह से ही बच्चों ये चीज आप, आई होप ये लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्या है जब कंपटीशन रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि सोप के लिए या एनीथिंग, दो कंपनी ए है या बिजनेस ए है और बिजनेस बी है। अब ए ने एक ए नोस कि उसका कॉम्पिटिटर बी है। ठीक है, ए को पता है कि अगर मैंने प्राइस बढ़ाया तो लोग बी से खरीदेंगे। ठीक है, ए को पता है कि अगर मैंने सोप का प्राइस, ठीक है, सोप का प्राइस 20 से 25 किया ना, बी बेच रहा है 15 पे या 20 पे ही बेच रहा है मान लो, तो लोग मेरा 25 का नहीं खरीदेंगे, लोग बी का 20 का खरीद लेंगे जाके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि दे आर, मतलब एक के पास ऑप्शन है ही नहीं प्राइस बढ़ाने का। ये 20 से 19 और 18 तो करेगा, बट 20 से 25 ये करना प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, तो जब आप ये दोनों कंबाइंड हो गए, ठीक है, अगर ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों ने बोला कि चलो अब मेरा भी उतना ही प्रॉफिट है, तुम्हारा भी, हम लोग प्राइस भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमारा कुछ बढ़ भी नहीं रहा है, कमाई भी ज्यादा नहीं हो रही है, तो चलो कंबाइंड हो जाते हैं। कंबाइंड हो गए, ठीक है, अब बिजनेस में ज्यादा कैपिटल हो गया, ज्यादा एसेट्स हो गए, ठीक, लायबिलिटीज भी आएंगी, बट स्टिल ये दोनों चीज ज्यादा हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपने प्रॉफिट को आप 30 भी कर दोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, आप 30 भी, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी
एक अच्छा ब्रांड सोप बनाया और उसको अगर आप 30 या 40 या 50 में भी बेचोगे तो वो बिकेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब कंपटीशन लिमिट होता है, देखो कंपटीशन खत्म नहीं हो सकता, ये मत लिखना कंपटीशन एंड या नो कंपटीशन, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि सोप के 2 या 10 या 12 ही ब्रांड्स हैं, बहुत सारे हैं। तो कंपटीशन लिमिट कम हो सकता है बट खत्म नहीं हो सकता, कंपटीशन मार्केट में रहेगा। तो क्या होता है, ये कार्टेल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जैसे ए और बी वाला मैंने बताया, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस का ग्रुप है, ठीक है, जो जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, किस लिए? कंपटीशन को कम करने के लिए और प्राइस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्राइस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्राइस को बढ़ाने के लिए होते हैं। कार्टल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली इंपॉर्टेंट इज लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टेल जो होते हैं वो यूजुअली मेड अप ऑफ होते हैं बिजनेसेस के इन द सेम इंडस्ट्री, मतलब जो सेम इंडस्ट्री में आपका बिजनेस होता है उसी से रिलेटेड होते हैं। चलो, and are considered anti-competitive behavior in the most jurisdictions। anti-competitive consider किया जाता है, anti-competitive मतलब कि competitive बहुत नहीं है, क्योंकि वही जैसे लिमिट, कंपटीशन को लिमिट करना इनका मेन मकसद होता है कि कंपटीशन को कम कर देंगे तब अपने प्राइसेस को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलो, एक चीज थी क्या, आपका टू एडवांटेजेस, ये हमने देखो आपके पीवाईक्यू में आपके 2 नंबर वाले में आया था कि व्हाट इज स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ कार्टेल, ठीक है। बट मैंने थोड़ा कार्टेल को एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, देन हम आए अपने एडवांटेजेस पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछते हैं कार्टेल क्या है, ठीक है, तब हम आए अपने देन हम आए अपने एडवांटेजेस पे। अब एडवांटेजेस देख लो, ठीक है। पहला, इम्प्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, कार्टेल हेल्प कॉम्पिटिटर्स compete अगेंस्ट लार्जर प्लेयर्स, ठीक है। कार्टेल जो है वो हेल्प करता है कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है, लार्जर प्लेयर्स मतलब आप जैसे देखो ए है, ठीक है, ये स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, और बी है, ये भी स्मॉल है, ठीक है, और सी है, ये लार्ज है। तो सी से ना ये कॉम्पिटिट कर पा रहा है ना ये कॉम्पिटिट कर पा रहा है। पर अगर दोनों मिल गए, अगर ये दोनों मिल गए तो ये इससे भी बड़े शायद हो जाए, मे बी इससे भी लार्ज। जब दो मिलेंगे तो या तो इसके बराबर हो जाएंगे या तो इससे भी लार्ज एंटिटी हो जाएंगे, तब इससे कंपटीशन कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है, जो कार्टेल होता है वो हेल्प करता है कॉम्पिटिटर्स को compete करने में अगेंस्ट लार्ज प्लेयर्स, ठीक है। अब देखो क्या है दूसरा, क्या, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कार्टल्स कैन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर इट्स मेंबर, ठीक है। हमने जैसे देखा कि प्राइसेस को इंक्रीज होता है, ठीक, तो क्या होता है आपका कि एक तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कैसे? पहले जहां ए और बी, अगेन एग्जांपल ए और बी, ए में अगर 10 लोग काम कर रहे थे, बी में 10 लोग काम कर रहे थे, तो मिलकर तो 20 हो गए। अब 20 जने काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका कैपिटल बढ़ रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप 2 लोग जुड़ रहे हैं आपस में, तो चीजें बढ़ेंगी ही, ठीक है, कम तो होंगी ही नहीं। तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपकी बढ़ेगी। और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? आपका कंपटीशन कम होगा तो आप प्राइसेस को थोड़ा बढ़ा पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके मेंबर्स की या आपका कंज्यूम सॉरी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेल, ये हो गया 2 एग्जांपल्स, 2 एडवांटेजेस आपके कार्टेल के। ये अब आप अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों को नहीं पता, आप सोचोगे अब ये कार्टेल क्या चीज है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हम हमारे कोर्स में है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस
कॉम्बिनेशन, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो देखो इसके अंदर हमारा तीन चीज है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या है बच्चों, कंसोलिडेशन, देन आपका है फेडरेशन, देन आपका तीसरा है एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। देखो अब ये जो कार्टेल है, ठीक है, ये जो अब कार्टेल है, ये आपका, ये जो कार्टेल है वो आपका फेडरेशन के अंडर आता है, ठीक है, कार्टेल और पूल और आपका फॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है, ये तीन चीज आपकी आती है कहाँ, ये तीन चीज आपकी आती है फेडरेशन में, ठीक है। बाकी इसके अंदर चीजें आती हैं, कंसोलिडेशन के अंदर पार्शियल कंप्लीट कंसोलिडेशन आता है, ठीक है, आपका क्या है, तो एसोसिएशन के अंदर आपका आता है ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, इसमें आपका पार्शियल कंप्लीट कंसोलिडेशन आता है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। देन कंप्लीट के अंदर चीजें आती हैं, पार्शियल के अंदर चीजें आती हैं, मतलब उसके भी सब पार्ट्स हैं। तो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है हमने देखा, फॉर्म्स। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन में के बिजनेस कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्म्स हैं, तो मेजरली तीन हैं, कौन से, कंसोलिडेशन, फेडरेशन, एसोसिएशन, ठीक है। फेडरेशन के अंदर अपना तीन आता है, कार्टेल, पूल और फॉर्मल एग्रीमेंट। एसोसिएशन के अंदर भी तीन आता है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ट्रेड एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तीन तीन इन दोनों के अंदर आते हैं। इसमें आता है कंप्लीट कंसोलिडेशन, पार्शियल कंसोलिडेशन। कंप्लीट कंसोलिडेशन के अंदर आपका मर्जर, अमेलगमेशन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ना आपका देन में यहाँ फिर पार्शियल में आपका मे बी होल्डिंग कंपनीज आता है। तो ये सारी चीजें आपकी पार्शियल, जहाँ पार्शियल कंट्रोल हो, ठीक है, पूरा कंट्रोल ना हो, और अमालगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, ये सारी चीजें वो होती है जहाँ फुल कंट्रोल आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये हम क्या अभी कार्टेल, जो मैंने कार्टेल वाला क्वेश्चन कराया, तो मे बी जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, यूनिट 4 नहीं पढ़ा है, तो वो सोच होंगे कार्टेल आया कहाँ से। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हमारे यूनिट में चैप्टर है, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है हमने देख लिया। ये जो कार्टेल था ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन का था, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर तीन पार्ट आता है, उसके अंदर ये कार्टेल, पूल और फॉर्मल एग्रीमेंट, कार्टेल आपका फेडरेशन के अंदर आता है। अगेन बच्चों, जिन बच्चों ने जैसे हमने बैच में किया था, ठीक है, तो वहां हमने पूरा एक फ्लो चार्ट आपको बताया, देन हमने डिटेल्ड में हर एक के बारे में पढ़ा था, कार्टेल के बारे में, पूल के बारे में, फॉर्मल एग्रीमेंट के बारे में। यहाँ आपका इनफॉर्मल एग्रीमेंट आएगा, ठीक है, देन आपका ट्रेड एसोसिएशन आएगा, देन आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स आएगा, ठीक है, देन यहाँ आपका अमालगमेशन, कंप्लीट वाले में दो ये भी डिवाइडेड है, एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा पार्शियल, ठीक है। तो कंप्लीट वाले में आपका अमालगमेशन, एक्विजिशन, मर्जर, ये तीन चीज आ गई, एंड पार्शियल में आपका होल्डिंग कंपनीज आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में कुछ इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट है। इसी के अंदर डिटेल्ड में किसी के बारे में भी आपको सवाल पूछ सकता है, ठीक है। हमारा पार्शियल में एक चीज होता है ट्रस्ट, ठीक है, इस ट्रस्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, होल्डिंग कंपनीज, ट्रस्ट, ठीक है, होल्डिंग कंपनीज, ट्रस्ट हो गया। तीसरा क्या है आपका, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको बता ही दिया, कंप्लीट में आप लिख लो, अगर आप लिख रहे हो तो अमालगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन, ये तीन आएगा।
तो लगभग हमने एक बार, मैं लास्टली आपको एक बार और ये रिपीट कर देती हूँ कि अगर जो बच्चे ये लिख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन वो एक बार लिख लें, बाकी इनके अंदर जो भी चीजें हैं उससे किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कोई बहुत लेंदी चीजें नहीं है, जैसे कार्टेल आपने देखा कितना छोटा सा टर्म था, तो कुछ लेंदी नहीं है, बस शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स ही हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने हो जाते हैं, तीन इसके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके भी 3 है, ठीक है। 3 है, जैसे पहला वाला आपका है इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन। तीसरा आपका क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तीसरा आपका ये है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने नहीं लिखा अमालगमेशन, मर्जर, एक्विजिशन, तीन इसका, तीन वो एंड तीन वो, ठीक। दैट्स ऑल, दीज ऑल द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं स्पेसिफिकली आपको डिटेल में तो हमने पढ़ा है बैचेस में, अगेन आई एम टेलिंग, बट मैं यहाँ आपको इसलिए बता रही हूँ कि इफ जैसे आपके मन में सवाल आया कि कार्टेल कहाँ से आया, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। और मैं इस और एक चीज और कि इनसे, इन सारों से कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, अमेलगमेशन, ठीक है। दूसरा आपका है मर्जर, तीसरा आपका है एक्विजिशन, एक्विजिशन, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस मर्जर, देखो आया ना सवाल, दिस इज अगेन PYQ। ये आपके मे बी आई थिंक 2023 के पेपर में आया था, ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज बिजनेस मर्जर, ठीक। स्टेट्स इट्स यूटिलिटी, उसके फायदे बताओ, बिजनेस मर्जर क्या होता है और उसके फायदे बताओ। अ बिजनेस मर्जर इज अ वॉलेंट्री एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंपनीज। बिजनेस मर्जर जो है वो एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कंपनीज के बीच में। देखो बच्चों, मैंने इसे बताया, देखो क्या है, जो भी चीजें होंगी सब में कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है, यहाँ कंपनीज और बिजनेस कंबाइंड हो रहे होंगे, ठीक है। बस छोटे छोटे से चीजें हैं जिसको दिमाग में रख के आपको इनको डिस्टिंग्विश करना है। अब मर्जर किसके अंदर आ रहा था बच्चों, मर्जर देखो कहाँ आ रहा था, वो आ रहा था आपके, आप ऐसे भी आंसर राइटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। मर्जर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट कम्स अंडर कंप्लीट कंसोलिडेशन, ठीक है। मर्जर यहाँ आ रहा था ना, चलो, between two or more companies to combine into a single legal entity। दो या दो से ज्यादा कंपनीज जोड़ के एक सिंगल लीगल एंटिटी बनाते हैं, मतलब एक सिंगल कंपनी बनाते हैं। मर्जर्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर कंपनीज इन अ नंबर ऑफ वेज। मर्जर्स जो है वो कंपनीज के लिए बहुत सारे वेज में बेनिफिशियल हो सकते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग मार्केट एक्सपेंशन, ठीक है, मार्केट एक्सपेंशन के लिए, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, रिसोर्सेज पूलिंग, रिवेन्यू ग्रोथ, शेयर होल्डर वैल्यू, इन सारी चीजों के लिए आपका मर्जर इंपॉर्टेंट हो सकता है एक कंपनी के लिए। मार्केट एक्सपेंशन मतलब कंपनीज कैन एंटर न्यू मार्केट्स और इंक्रीज देयर शेयर्स इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स। कंपनीज अब न्यू मार्केट्स मतलब पहले जैसे एक मार्केट में डील कर रही थी, जब मर्ज हो जा रही है तो न्यू मार्केट्स, न्यू चीजों में, न्यू प्रोडक्ट्स में, न्यू चीजों में, न्यू इन्वेंशंस पे अपना काम कर सकती है और अपने शेयर्स को मार्केट्स में बढ़ा सकती है, ठीक है। चलो, कॉस्ट रिडक्शन, मर्जर्स कैन रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड लोअर टैक्स लायबिलिटीज। मर्जर्स होते हैं तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं, ढेर सारा जैसे मर्जर्स हुए, कंपनीज जुड़ी तो चीजें बढ़ती हैं, कॉस्ट खर्चे बढ़ते हैं, तो सबके पास अपना अपना कम कम कॉस्ट आता है, ठीक है। अब कहाँ एक कंपनी पूरा खर्चा उठा रही थी, अब दो तीन लोग मिलके उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस होगा ना। स्पेसिफिक के लिए रिसोर्स पूलिंग, कंपनीज कैन पूल रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथ दियर मार्केट पोजीशन, मतलब रिसोर्सेज, ये मान लो तीन कंपनीज आपस में जुड़ गई, ठीक है, तीन कंपनीज आपस में जुड़ गई, एक ने कुछ चीजें डाली, दूसरे ने कुछ डाली, तीसरे ने कुछ डाली, तो इस तरीके से रिसोर्सेज का पूलिंग मीन्स कि सबके पास जो जो रिसोर्सेज है या जो जो वो जो कर सकता है, जिसकी जो
कैपेबिलिटी है वो लाके रिसोर्सेज को पूल करेगा। रेवेन्यू ग्रोथ, मर्जर कैन इंक्रीज रेवेन्यू, मर्जर होगा तो जाहिर सी बात है आप मार्केट में ज्यादा न्यू मार्केट में डील करोगे, आपका खर्चा कम होगा, आप ज्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा। शेयर होल्डर वैल्यू, मर्जर कैन बूस्ट शेयर होल्डर वैल्यू, ठीक है। तो 2 4 आप ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आया था, तो आपको मर्जर और उसके 5 यूटिलिटी मतलब कि इम्पोर्टेंस कह लो या एडवांटेज मतलब 5 उसके फायदे कि क्या उससे फायदा हमें मिल सकता है वो करना था। देखो ये जो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है ना, बहुत सेम टू सेम बात, एकदम इजी बातें हैं, बट वो जो मेन जो मैंने आपको चार्ट बताया, ये चीजें हैं बच्चों। बिजनेस कॉम्बिनेशन आपका ऐसा नहीं है कि अभी बीकॉम में आप हो या आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो अभी आ रहा है, नहीं। ये ऐसा टॉपिक है जो आपके फर्दर एग्जाम, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही आगे फर्दर एग्जामिनेशन दोगे उसमें भी ये चैप्टर जरूर आता है, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द कंसेप्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो 2 कंसेप्ट भी था हमारे लास्ट यूनिट में, एक नेशनलाइजेशन और एक रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ कंसिडर किया है। नेशनलाइजेशन इज व्हेन अ गवर्नमेंट टेक्स कंट्रोल ऑफ अ कंपनी और इंडस्ट्री। नेशनलाइजेशन क्या होता है? जब एक गवर्नमेंट टेक्स कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, जब गवर्नमेंट जो है, जब गवर्नमेंट कंपनी या इंडस्ट्री का कंट्रोल अपने ऊपर ले लेती है, तो वो आपका होता है नेशनलाइजेशन, ठीक है। विच कैन हैपन इन एनी कंट्री, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है। मान लो एक कंपनी है एबीसी कंपनी, ठीक है, इसका कंट्रोल जो भी इसके ऑपरेशन थे, जो भी कंट्रोल था, वो अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने टेक ओवर कर लिया, ले लिया, तो यही होता है नेशनलाइजेशन। विच कैन हैपन इन, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है। द गवर्नमेंट देन ओन्स एंड कंट्रोल द बिजनेस, उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस की मालिक हो जाती है और उसको कंट्रोल भी गवर्नमेंट ही करती है। एंड द प्रीवियस ओनर लूज देयर इन्वेस्टमेंट, और जो प्रीवियस ओनर था, जो पहले मालिक था, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा से लगाया था सब लूज कर देता है। नेशनलाइजेशन कैन अकर फॉर अ वेराइटी। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों ले लेती है, ये बता के तभी आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। टू कंट्रोल एसेट, टू सीज इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, टू रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 3 चीजें हैं, हम देख लेते हैं। अ गवर्नमेंट मे नेशनलाइज एसेट्स टू assert its dominance over foreign owned industries. A government may nationalize assets to assert its dominance over foreign owned industry. जो फॉरेन, बाहर के द्वारा ओन की हुई इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके एसेट, उसकी चीजों पे अपना अधिकार, अपना डोमिनेंस, अपना अधिकार, अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए गवर्नमेंट जो है नेशनलाइज मतलब उनकी इंडस्ट्रीज को, उनकी कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है, ठीक है। या कुछ इलीगल्स, या गवर्नमेंट में सीज प्रॉपर्टी दैट वाज एक्वायर्ड इलीगली, या कोई इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इलीगली एक्वायर्ड किया गया था, तो उसको भी सीज कर लेती है। जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और कंपनीज को सीज करती है, वो चीज बोली जा रही है। अ गवर्नमेंट में नेशनलाइज अ बिजनेस टू रीबिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे एक वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेन है, जब एक वॉर हुआ, लड़ाई हुई, वॉर हुआ, ठीक है, तो क्या होता है उसमें सारी इंडस्ट्रीज, कंपनीज, बिल्डिंग सब डिस्ट्रॉय, सब खत्म हो जाता है। जैसा कि आप जान रहे हो वॉर्स होते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो तब गवर्नमेंट क्या करती है, अब जो लोग, कब कंपनी थी वो फिर से, तो इतना पैसा तो होता नहीं है किसी के पास फिर से बिल्डिंग्स खड़ी करे, फिर से सब चालू करे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है और फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बनाने के, रीबिल्ड करने के लिए, कि चलो फिर से देश को चलाया जाए, देश को एक समझ लो रीबॉर्न, फिर से जन्म होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सारी चीजों को टेक ओवर करके, उसको फिर से करके बाद में भले से बेच दे, लेकिन उसको रीबिल्ड करती है, बनाती है, ताकि क्यों, कि हमारा जो शहर था, हमारा जो देश था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का रीबिल्डिंग हो, मतलब फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें, कंपनीज खड़ी हो जाएं, ठीक है। Here are some examples of nationalization. देखो यहाँ कुछ examples हैं nationalization के, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इसमें आप examples की help लेना, examples are must, ठीक है। Canada Trans Mountain Pipeline. The Canadian government bought the Kinder Morgan pipeline to speed up construction and benefit the Canadian economy. जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी उसने किंडर मॉर्गन पाइपलाइन, ये जो कंपनी रही होगी, इसको खरीद लिया, क्यों, ताकि कंस्ट्रक्शन को जल्दी से करके फिर कनाडा की इकोनॉमी के लिए
फायदेमंद हो सके, ठीक है, मतलब उसके लिए बेनिफिशियल रहे। इन 1945 द फ्रेंच गवर्नमेंट सीज्ड रेनॉल्ट आफ्टर इट्स ओनर कोलैबोरेटेड विद द नाजी ऑक्यूपायर्स। ओके, तो फ्रेंच अब जैसे किसी कंपनी के ओनर का कुछ इलीगल हाथ है, या कहीं से उसने फ्रॉड किया है, पैसे वैसे लूटे हैं, या किसी गलत संगठन, गलत लोगों से मिला हुआ है, गुंडे टाइप या कुछ ऐसे टाइप के लोगों से मिला हुआ है, तब भी गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कंपनीज को सीज कर लेती है। तो ये एक तरीके का आपके लिए एग्जाम्पल हुआ। तो बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन आपका आया है, हाउ डज मर्जर, ठीक है, मर्जर डिफर फ्रॉम अमेलगमेशन। अब आपको याद होगा, अभी मैंने चार्ट बताया है कि मर्जर, और देखो मैंने उस चार्ट को इतनी बार रिपीट इसलिए किया, आप सोचा होगा कि बार-बार इसलिए, ताकि मे बी आप लेक्चर देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके इसी वीडियो से आपके दिमाग में वो चार्ट बैठ जाए कि हाँ, किस चीज़ के अंदर क्या आ रहा था। तो हमने देखा था कंसोलिडेशन के अंदर पार्शियल और कंप्लीट था, तो कंप्लीट कंसोलिडेशन मतलब पूरा कंप्लीट अधिकार, उसके अंदर हमारा अमेलगमेशन, मर्जर और एक्विजिशन था। तो यही पूछ रहा है इस सवाल में कि वो जो मर्जर है, अमालगमेशन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बच्चों एक और आपके लिए टास्क है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। आप क्या करना, आप बाकी जिन्होंने डिटेल में हमारे साथ पढ़ा है वो भी ये चीज करेंगे, और जो न्यू है जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी ये चीज करेंगे। आप हर एक चीज, जैसे इसका डिफरेंस तो मैंने बता दूंगी यहाँ, बट बाकी चीजों के बीच जैसे कार्टेल पूल, फॉर्मल इनफॉर्मल तो इजी है, इसका भी आप देखना, ट्रेड और चामर, एक दूसरे का वो देखना, डिफरेंस देखना, उससे क्या होता है कि बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, दिमाग में बैठता है कि अच्छा ये है, ये इसलिए, क्योंकि है तो सब कॉम्बिनेशन के फॉर्म ही, बट स्टिल आपको डिफरेंस देखने से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, अमेलगमेशन, और इधर है हमारा मर्जर। अमेलगमेशन, दिस जनरली हैपेंस व्हेन बिगर कंपनीज एक्वायर स्मॉलर वन। ये कब होता है, ध्यान से, अगेन, जब जनरली हैपेंस व्हेन बिगर कंपनी एक्वायर स्मॉलर वन, जब बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को एक्वायर करती हैं, ठीक है, एक्वायर करती हैं, तो तब वो उसको कहा जाता है क्या, अमेलगमेशन। और ये हेयर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेसेस मर्ज फॉर सिनर्जी। यहाँ क्या होता है, यहाँ बड़े छोटे कंपनी से मतलब नहीं है, यहाँ सिमिलर, जैसे सोप ब्रांड था तो सोप का बिजनेस है, दूसरे का भी सोप का है, तीसरे का भी सोप का है, तो तीनों मिल गए, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तीनों लोग सेम बिजनेसेस को बिजनेस कर रहे हैं, तो वो तीनों आपस में मिल गए, तो वो मर्जर हो गया। और अमेलगमेशन मतलब जब बड़ी कंपनियां छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती हैं, वो हमारा होता है अमेलगमेशन। मर्जर क्या होता है, जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस में डील कर रहे हो बिजनेसेस कंबाइंड मर्ज हो जाते हैं। टाइप्स, नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है, टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, यहाँ क्या होता है कि यहाँ अमेलगमेशन में नेचर ऑफ परचेजर या नेचर ऑफ मर्जर, मतलब आपका नेचर ऑफ परचेजर, जो भी परचेजर है उसका नेचर, ये आपके टाइप्स है, और ये आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं, वर्टिकल होते हैं, रिवर्स होते हैं, कॉग्निटिक होते हैं, मतलब ऐसे सेम लाइन ऑफ बिजनेस भी होगा, या जैसे वीविंग, स्पिनिंग होता है ना, कि कपड़े बनाने के लिए वीविंग, स्पिनिंग, ऐसे टाइप की प्रोसेस होते हैं, तो वो आपस में बिजनेसेस कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। नाउ एक्वायरिंग कंपनी रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड स्मॉलर कंपनी लूज। जो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्वायरिंग कंपनी होती है, जिस कंपनी ने छोटी वाले को एक्वायर किया है, उसका नाम तो रहता है, उसकी आइडेंटिटी तो रहती है, बट छोटी वाली अब जो कंपनी है, स्मॉलर कंपनी है, वो अपनी आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान खो देती है, ठीक है। द एक्वायरिंग कंपनी में रिटेन इट्स आइडेंटिटी, ठीक है, इसमें भी सेम चीजें ही हैं कि या तो नया तीनों जुड़ के तीनों एक नया नाम रख लेंगे, नया वो बना लेंगे, या जो एक्वायरिंग है या कुछ भी, तीनों इसमें से कुछ भी फ्लेक्सिबल है, हो सकता है। हेयर बोथ द कंपनी इक्वली टेक्स इनिशिएटिव टू गेट मर्ज। यहाँ पे दोनों कंपनियां इनिशिएटिव, मतलब दोनों कंपनियां कुछ कदम उठाती हैं, कुछ फैसले लेती हैं जुड़ने के लिए। यहाँ जो है एक्वायरिंग, यहाँ जो कंपनी मेन जिसने सोचा है कि हाँ इस बिजनेस को हम एक्वायर करेंगे, मर्ज करेंगे अपने में, वो फैसले लेती है। इन्वॉल्व्स मिनिमम 3 कंपनीज अमेलगमेटेड एंड अदर अमेलगमेटिंग, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम कम से कम 3 कंपनी चाहिए, याद रखना, मिनिमम 3 कंपनीज, जो एंड देन इन्वॉल्व्स मिनिमम 2 कंपनीज, यहाँ
दो कंपनीज, कम से कम दो कंपनीज होनी चाहिए तभी मर्जर हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब द टारगेट कंपनीज आर टिपिकल ऑफ सिमिलर नेचर, जो टारगेट कंपनीज होती है वो भी सिमिलर नेचर की ही होती हैं। द एब्जॉर्बिंग कंपनीज बिगर इन साइज इन ऑपरेशंस, ठीक है। अब जो मर्जर में, मतलब मर्जर में भी क्या हो रहा है कि बिजनेसेस जुड़ रहे हैं, तो जो थोड़ा बड़ा है, कुछ बिजनेस हो सकता है कि थोड़ा सा उससे दूसरे वाले से बड़ा हो, तो वो जो है वो भी सारे ऑपरेशंस को देख लेता है। ऑल शेयर होल्डर्स इन द एग्जिस्टिंग कंपनीज गेट शेयर्स इन न्यू कंपनी, दोनों चीज, दोनों में बात शेयर होल्डर्स वाली ये होगी, जो जो नए कंपनी में जुड़ेंगे उनको पैसे मिलेंगे, शेयर मिलेगा। कंट्रोलिंग स्टेक इज ऑलवेज विद द, देखो बच्चों, एग्जिस्टिंग कंपनी, देखो आपको मेजरली इतने सारे आपके नहीं आएंगे, आपको मेन ये 5 मार्क्स में पूछेगा या 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। जो भी डिफरेंस है, मान लो ये एक साल आपका आया था, एक ईयर आपका अमेलगमेशन मर्जर के बीच में आया, कार्टेल पूल के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल के बीच में पूछ सकता है, ट्रेड एसोसिएशन और आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में पूछ सकता है, या किसी के बीच में पूछ सकता है। या तो वो 5 नंबर वाले में आएगा कंफर्म, या तो वो 2 नंबर वाले में आएगा, ठीक है। या तो 5 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा, या तो 2 मार्क्स वाले में आएगा, तो आपको 2 पॉइंट्स लिख देना है डिफरेंस के। 5 वाले में आया तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपने डिफरेंसेस को देख लीजिएगा। बाकी लॉन्ग में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज रीजन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक चीज बच्चों आप ये देख लो, इससे रिलेटेड 2-3 ईयर्स में मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखे नहीं, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में ये चीज आपको पूछ सकता है, ठीक, लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में कि ऐसे पूछेगा। लॉन्ग वाला क्वेश्चन देखो कैसे होता है बच्चों, वो ऑलरेडी 2 से 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे आपको पूछ देगा व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, काइंड्स अलग हो रहे हैं, फॉर्म्स अलग हो रहे हैं, ठीक है। हमने अभी फॉर्म्स देखा, ठीक है, हमने अभी फॉर्म्स देखा, हमने अभी फॉर्म्स देखा। काइंड्स में भी आपका आता है डायगोनल, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर, ऐसे टाइप के पूरे आपके काइंड्स होते हैं, ठीक है। ठीक, तो ऐसे आपके 5 काइंड्स के आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे लेटरल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, सर्कुलर। कौन कौन सा? लेटरल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। बहुत लाइट है क्या? काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो काइंड्स में क्या क्या आ रहा है आपका? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सेकेंड इज वर्टिकल, फोर्थ थर्ड इज सॉरी लेटरल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लेटरल कॉम्बिनेशन। फोर्थ इज आपका डायगोनल, डायगोनल कॉम्बिनेशन, एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज सर्कुलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको भी आपको डिटेल्ड में, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है लॉन्ग वाले क्वेश्चन में व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसके काइंड्स के बारे में पूछ देगा, और बच्चों उसके कॉजेस के बारे में पूछ देगा, ठीक है, कि बिजनेस कॉम्बिनेशन रीजन क्या है, कॉम्बिनेशन क्यों होता है। ऑल्दो द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज प्राइमली फॉर्म फॉर अचीविंग कॉमन गोल, बिजनेस कॉम्बिनेशन ये होता था कि अच्छा तुम्हारा भी मकसद यही है, मेरा भी मकसद यही है, तो जुड़ जाते हैं। इट मे ऑल्सो बी फॉर्म कीपिंग इन, अब इन फॉलोइंग रीजंस को दिमाग में रखते हुए भी हम बिजनेसेस को कंबाइन करते हैं, ठीक है। चलो, फर्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि कंपटीशन को कम करने के लिए, ठीक है, ड्यू टू हार्ड कंपटीशन अमंग द फर्म्स, रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस, ड्यू टू द हार्ड कंपटीशन अमंग द फर्म्स, फर्म्स में हार्ड कंपटीशन होने की वजह से
प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया ए एंड बी वाला एग्जांपल देके, सम फर्म्स में सफर अ लॉस आल्सो, कुछ फर्म्स को मैंने बोला था ना वो 20 से 19 और 18 भी करेगा ताकि मेरी सेल हो, तो लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होता है। सो द इंडस्ट्रियलिस्ट फील प्लेजर इन सेटिंग अप कॉम्बिनेशन टू अवॉइड द कंपटीशन। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कंबाइंड कर लो, इसको अपने में जोड़ लो, मेरा कंपटीशन कम होगा तो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन, अपने दामों को बढ़ा पाएंगे, प्राइसेस को बढ़ा पाएंगे, प्राइसेस हम बढ़ाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। और हमारा अल्टीमेट गोल बिजनेस करने का तो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि सबसे पहला मकसद तो होता है रीजन कंपटीशन को कम करना। ये तो आप पीछे भी हम ए बी वाला एग्जांपल देखते हैं हुए आए हैं, सो इट इज वेरी क्लियर। टू सॉल्व कैपिटल प्रॉब्लम, स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल शॉर्टेज। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वहां पे कैपिटल मतलब पूंजी, जमा पूंजी जो जमा पूंजी नहीं सॉरी पूंजी होती है, जो पैसे लगे होते हैं आपके बिजनेस में, उसकी बहुत प्रॉब्लम होती है। दे कैन नॉट एक्सपैंड दियर बिजनेस, वो बस छोटे ही में रह जाते हैं, बहुत बड़ा अपना बिजनेस फैला नहीं पाते, बढ़ा नहीं पाते हैं। एज अ रिजल्ट स्मॉल यूनिट्स में फॉर्म टू, अब क्या होता है कि बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स 4 5 या 2 3 मिलके एक लार्ज यूनिट बना लेते हैं, जिससे उनका कैपिटल वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, कंपटीशन भी कम होता है, उनकी सेल्स बढ़ती है, उनका वो प्रॉफिट मार्जिन भी रखते हैं और उनका एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है। ठीक है, देन क्या है, यस बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन लीड टू अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर विच कैन नेगेटिव, अब सॉरी, ये आपका देखो बच्चों, वेट, चलो, ये क्या बोल रहा है कि एक क्वेश्चन आपका था, ये आई थिंक क्वेश्चन कहीं मिसप्लेस हो गया है। Wait, चलो, ये देखो, ये आपके दो रीजंस थे, ठीक है, कॉजेज वाले में, ये आपके कॉजेज और रीजंस थे बिजनेस कॉम्बिनेशन के होने के लिए। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन है कि कॉजेज या रीजन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इस तरीके से पूरा अच्छे से दोनों चीजें बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, यस बिजनेस कॉम्बि, अब एक सवाल था बच्चों, मुझे याद है कि ये आपके 2024 का लास्ट, ये रिसेंट सवाल था। इसमें क्या पूछ रहा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। बिजनेस कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं पावर, लोग जुड़ रहे हैं तो वेल्थ जुड़ी, कंसंट्रेशन मतलब किसी चीज का ज्यादा होना, ठीक है, तो कंसंट्रेशन मतलब ज्यादातर, मात्रा ज्यादा होना, तो पावर और वेल्थ दोनों चीज बढ़ती हैं, जब कंबाइंड हो रहे हैं बिजनेसेस, तो वेल्थ भी बढ़ रही है, पावर भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सोसाइटी में, ये आपका बच्चों पी बाई क्यू ही है। ठीक है, दिस इज पी बाई क्यू। इस तरीके के सवाल भी, ये क्वेश्चन मैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, देखो कितने अच्छे तरीके से पूछा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन से वेल्थ और आपका पावर कंसंट्रेट होता है, कि वेल्थ और पावर जो मिलते हैं, जुड़ते हैं, वेल्थ और पावर का कंसंट्रेशन होता है, जिससे आपकी सोसाइटी पे कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो क्या है, तो भाई ये उसका आंसर है, यस बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर विच कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोसाइटी। अब उसका आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, व्हेन वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, वेल्थ मतलब पैसे कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा गैप बिटवीन अमीर और गरीब के बीच में, बहुत ज्यादा एक गैप बना देगा। दिस कैन लीड टू सोशल इंस्टेबिलिटी एंड रिड्यूस द डाइवर्सिटी ऑफ कैपिटल दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस ग्रोथ। इससे क्या होगा, कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, तो जो एक सोसाइटी आपकी चल रही है कि पैसे हैं, लोग जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, या पैसे डोनेट करते हैं, या चैरिटी करते हैं, या मदद करते हैं लोगों की, तो जो कुछ लोगों बहुत, जिसके पास बहुत ज्यादा नहीं होता, कि पावर कंसंट्रेशन हो जाता है, वेल्थ हो जाती है बहुत सारी, तो वो लोग बहुत रूड हो जाते हैं, रूड इन द सेंस कि वो लोग ये सारी चीजों पे वैल्यू नहीं देते, वो लुक आउट नहीं करते हैं। तो इससे क्या होगा, सोशल इंस्टेबिलिटी,
जो एक सोशली हम चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके हमारा जो भी लाइफ जीवन चल रहा है वो कहीं न कहीं हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो वो चीज़ में गड़बड़ी आएगी, ठीक है? सब ऐसे नहीं हो जाते बट हम मेजर की बात कर रहे हैं और हमसे सवाल में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ ही पूछा है, तो हमें उस तरीके से जवाब देना होगा, ठीक है? दैट कैन लीड टू कंट्रीब्यूट टू उससे क्या होगा कि आपके आपकी कंपनी, आपके बिज़नेस के ऊपर लोगों का भरोसा धीरे-धीरे देखो ये सब एक दिन में नहीं होता। इयर्स टू इयर्स धीरे-धीरे कम होता जाएगा। आपकी जो गुडविल थी, आपकी जो वैल्यूज़ थी वो भी कम होती जाएँगी। तो क्या ऐसे में आपका बिज़नेस ग्रो कर सकता है? नहीं। योर बिज़नेस विल सी अ ग्रेट डाउनफॉल वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऑब्स्टिकल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर कैन लीड टू वही चीज़ देखो ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट, रोक, ठीक है? तो ये आपके डेवलपमेंट में भी रोक लगा देता है। जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा और पावर हो जाता है, तो आप खुद जान रहे हो कि आगे चीज़ें कैसे होती हैं और क्या लोग करते हैं, तो जो उनके लिए उनकी ग्रोथ में रुकावट बनता है। अब देखो एक चीज़ ये है अ बिज़नेस कॉम्बिनेशन अकर्स व्हेन कंपनीज़ मर्ज और वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी। बिज़नेस कॉम्बिनेशन क्या होता है जब कंपनीज़ मर्ज होती हैं या एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेता है। कंपनीज़ में कंबाइन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न्स टू बी स्ट्रॉन्गर इन अब देखो कंपनीज़ क्यों कंबाइंड होती हैं? ये भी देखो जो-जो यहाँ नोट वाइज़ चीज़ें हैं, उसको आप चीज़ों को आपको एज़ इट इज़ अगर आप क्योंकि ये सारे पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें, ये एक हेडिंग टाइप टॉपिक था। ये मैंने आपको इसलिए दिया है कि आपको वही वही वाली पीछे वाले ही क्वेश्चन का से रिलेटेड आंसर है कि बिज़नेस जो है वो कंबाइन क्यों होता है? वही रीज़न और कॉजेज़ वाले से ही रिलेटेड है। देखो लिखा है ना वैरायटी ऑफ रीज़न तो उसी से रिलेटेड है। ये आपके बच्चों 5 मार्क्स वाले। देखो मैंने आपसे अभी शुरू में भी बोला था ना कि कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। लॉन्ग के जैसे लॉन्ग क्वेश्चन्स ना 4-5 पार्ट में होता है, सॉरी 3 या 4 पार्ट में होता है। ठीक है? जैसे पूछेगा व्हाट इज़ बिज़नेस कॉम्बिनेशन कॉजेज़ क्या हैं उसके, उसके काइंड्स क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो 4 पार्ट में पूछ देगा। अब आप एक-एक पार्ट को डिफाइन करो, आपका देखो आपको कुछ बना के नहीं लिखना होता कि नहीं बहुत बना के, बहुत अलग से कुछ लिखना है, ऐसा नहीं करना होता है। आपको क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ही उस तरीके से दिया होता है, आपको कुछ सवाल ही आपका जो एग्ज़ामिनर है, वो आपसे सवाल ही उस तरीके से पूछेगा कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको कुछ भी कहानी सोच के भरना, पेज भरना ये सब कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सवाल ही उसने ऐसा आपसे पूछा है कि आप मान लो एक पेज पे आप बिजनेस कॉम्बिनेशन उसके एग्जांपल्स के बारे में लिख दिए, दूसरे पे उसके काइंड्स के बारे में, 2 ढाई दो डेढ़ पेज में उसके काइंड्स के बारे में लिख दिए, फिर एक पेज में उसके इम्पोर्टेंस के बारे में लिख दिए, फिर एक पेज में उसके कॉजेज़ और रीज़न्स लिख दिए 4, 5, 6 जो भी। अब बताओ बच्चों और ऐसा भी नहीं है कि एक चीज़ आपको 10-10 पॉइंट याद करनी है, नहीं 6 टू 7 पॉइंट्स याद करो इनफ है। आप सोचो कि अपने आप आपका 4 से साढ़े 4 पेज भर गया। तो आप खुद सोचो कि एक लॉन्ग आंसर में आपको 4 साढ़े 4 पेज लिखना होता है, ठीक है? मैक्सिमम 4 पेज आपको लिखने होते हैं मैक्सिमम, ठीक है? प्रोफेसर्स द्वारा ये बातें बताई गई है कि 4 पेज आपको मैक्सिमम सॉरी मिनिमम मैक्सिमम आपको 4 पेजेस लिखने ही लिखने हैं, ठीक है? हर हाल में। तो आप खुद सोचो कि अगर आप ऐसे सीरियल वाइज़ क्वेश्चन को हिसाब से आंसर देते-देते गए, तो आपको 4 पेज भरने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो आपका खुद ब खुद भरा जाएगा। हाँ, उसके लिए शर्त ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हर चीज़ का म बच्चों अगर ऐसा नहीं कि आप 10-10 पॉइंट याद करो। अब जैसे कॉजेज़ हमने पढ़े तो उसका 10 पॉइंट याद करो, नहीं 6-7 पॉइंट 5-6 जैसे 2 पॉइंट्स यहाँ थे, 4 पॉइंट्स यहाँ हैं, 6 पॉइंट्स आर इनफ ठीक है? चलो क्योंकि ये चीज़ दिमाग में रखना शॉर्ट 5 नंबर और 2 नंबर वाली बातें तो मैंने बताई है कैसे आंसर्स देना है। लॉन्ग वाला भी आपको पार्ट्स में पूछता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ के बारे में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 20 पॉइंट लिखना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? चलो, टू बी स्ट्रॉन्गर देन ऑपरेटिंग सेपरेटली किस लिए कंबाइंड होती है? जब अकेले वो ऑपरेट कर रही थी, अकेले वो चल रही थी तो स्ट्रॉन्गर नहीं थी, लेकिन कंबाइंड हो जाएगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। टू कंबाइन कंपनीज़ इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ठीक है? प्रोडक्शन का डिफरेंट स्टेज होता है। जैसे हम वूलन क्लॉथ्स हो गया या कोई भी क्लॉथ्स या कुछ भी मटेरियल्स हो गए, तो उसका एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होता है प्रोडक्शन का कि इस स्टेज पे ये वीविंग होगी, फिर स्टिचिंग होगी, फिर एक कपड़ा बनेगा, फिर पैकिंग होगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है, तो ये सब एक दूसरे से हर कंपनी एक दूसरे से कंबाइंड हो जाती है, ठीक है? कंबाइंड हो जाती है ताकि क्या हो सके, ताकि आपका प्रोसेस जो है वो ईज़िली हो सके। चलो, टू कंबाइन अ कंपनी
that produces primary goods with a company that supports that activity. प्राइमरी गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्राइमरी गुड्स मतलब कि इसको फिर दूसरे, जैसे आप रबर का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उससे टायर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो रबर प्राइमरी गुड है, फिर सेकेंडरी गुड, उससे रबर से फिर टायर बनेगी, तो ये कंपनीज भी आपस में कंबाइंड हो जाती हैं, ठीक है, ताकि बीच का जो खर्चा है, बीच का जो कॉस्ट या बीच का जो भी पैसे लगे वो कम हो, ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब जो बनाने में खर्चा हो रहा है, लागत कम, आपका कॉस्ट सॉरी कम हो, तो आप ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन या ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। चलो, व्हाट इज रेशनलाइजेशन, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। ये आपका बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन था, दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैंने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ऐसे करके फर्स्ट सेकंड यूनिट्स मैंने किया बढ़िया, क्योंकि इसमें बच्चों एक तो फोर्थ यूनिट है आपका, ऊपर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली थे भी नहीं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शॉर्ट में भी पूछ सकता है, 5 नंबर वाले में भी पूछ सकता है, 2 नंबर्स वाले में पूछ सकता है। और देखो मैंने बताया था ना कि लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट्स में आता है, देखो 1 2 3, तीन चीज पूछी है, आप तीन चीज को अगर एकदम सिंसियरिटी से आंसर करोगे, आपको ऑलरेडी 4 पेजेस फुल हो जाएगा, ठीक है। रेशनलाइजेशन अब देखो क्या होता है, इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड, अभी हमने पीछे भी देखा नेशनलाइजेशन देखा था, अब ये रेशनलाइजेशन है। इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी एट ऑल लेवल्स इन द इंडस्ट्री थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रेगुलेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटरप्राइज एंड साइंटिफिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। वर्ड टर्म याद रखना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। रेशनलाइजेशन मतलब होता है इंडस्ट्रीज को रीऑर्गेनाइज करना, उनमें जो भी वेस्ट है या इनएफिशिएंसी है लेवल पे, मतलब किसी लेवल पे कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, कहीं कोई वेस्ट चीजें हैं, कोई फालतू के लोग लगे, अब जैसे एक जगह पे अगर 2 लोगों का काम है और वहां 4 लोग लगे हुए हैं, तो आपका तो फालतू का 2 लोगों का खर्चा बढ़ रहा है, तो ये सारा वेस्ट जो है, इनएफिशिएंसी, जहां जहाँ सॉरी जहाँ 3 लोग की जरूरत है वहां एक ही बंदा काम कर रहा है, तो काम बहुत डिले हो रहा है, देरी से हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये सारी चीजों को मैनेज करना, री और इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इंटरनल रेगुलेशन है या कंपनी के स्ट्रक्चर को इंटरनल, जो भी इंटरनल, ठीक है, ये भी टर्म याद रखना, इंटरनल रेगुलेशन, अंदर कंपनी के जो भी चीजें हैं, रेगुलेशन है, रूल्स हैं, उन सबको रीऑर्गेनाइज करना, सही करना, जो भी उनमें कमियां हैं, रुकावटें हैं, उन सबको हटाना, ये आपका होता है रेशनलाइजेशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंसाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड एंड टेक्निक, जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको भी रीऑर्गेनाइज करना, उसको भी सही करना, अगर उनमें कोई कमियां हैं मेथड में या टेक्निक में, न्यू टेक्निक्स को फॉलो करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि पुरानी टेक्निक, पुरानी मेथड, पुरानी मशीनरीज पे ही काम चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, चीजों को रीऑर्गेनाइज करना। रीऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है, फिर से चीजों को, गलत चीजें उसमें से फालतू चीजें हटा के बेहतर और नए तरीके से चीजों को लाना, उसी को हम रीऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। किस लिए ये सारी चीजें होती किस लिए हैं, मैक्सिमम सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेज एंड आल्सो रिस्टोरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर। सोशल और इकोनॉमिक, सोशल मतलब जब आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में कोई कमियां नहीं रहेगी, इनएफिशिएंसी नहीं रहेगी, आपका वेस्ट नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप सोशली भी आपका बहुत ग्रोथ होगा कि नहीं ये कंपनी अच्छी, आप भरोसा जीतोगे, आप इन्वायरमेंट को, अब जैसे फालतू की चीजें रहेंगी तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करेंगी, सोशल सोसाइटी को भी इफेक्ट करेंगी, तो अगर आप इन चीजों से बचोगे तो सोशली भी आपकी ग्रोथ होगी, और आपका खर्चा बचेगा, आपके फालतू खर्चे रुकेंगे, आपका काम ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब सही समय पर काम होगा, ज्यादा अच्छा बेहतर काम होगा, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। दिस इज ऑल फॉर रेशनलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मूवमेंट ऑफ रिफॉर्म ना, रिफॉर्म मतलब बदलाव लाना, इसका मेन मकसद होता है मूवमेंट, एक ऐसी चीज, एक प्रक्रिया करना जिससे बदलाव आए। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, जो भी वेस्ट और इनएफिशिएंसी है उसको एलिमिनेट मतलब हटा देना, एलिमिनेशन मतलब हटाना, वेस्ट, जो भी वेस्ट था, जो भी इनएफिशिएंसी थी, जैसे इनएफिशिएंसी से मैंने बताया कि जहाँ 3 लोगों की जरूरत है वहां 5 लोग काम कर रहे हैं, तो फालतू का काम हो रहा है ना, या तो जहाँ 2 लोग की जरूरत है वहां एक ही लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें। एप्लीकेशन ऑफ रेशनल एंड साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक, रेशनल मतलब जो हर जगह अप्लाई होती हो, और साइंटिफिक सही मेथड और टेक्निक का को अप्लाई करना। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। मैक्रो, बहुत मैक्रो अप्रोच है, मतलब बहुत बड़े लेवल का अप्रोच होता है। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, सोशल मोटिव, इकोनॉमिक मोटिव भी आप एक कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए रेशनलाइजेशन के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशनलाइजेशन देख लो,
स्पेलिंग इज तो चलो एलिमिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, यही ऑब्जेक्टिव होगा ना कि वेस्ट और इनएफिशिएंसी को एलिमिनेट कर दिया जाए, इंश्योर किया जाए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वो यूटिलाइज हो, चीजें यूज हो, बेहतर तरीके से चीजें यूज हो, ठीक है, किसी चीज की बर्बादी ना हो, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को बढ़ाना और सही तरीके से करना, ठीक है, किसी चीज में डीले, देरी, गड़बड़ी, वेस्टेज, ये सब चीजों को हटाना, सिंप्लीफाइंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको भी सिंप्लीफाई करना, इजी करना, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना, establishing industrial relations, regulating the variety of production, increasing the standard of living of the society, ठीक है, जब आप फालतू के खर्चे कम आपके बचेंगे तो आप प्रोडक्ट पे, आपका प्रोडक्ट में भी फालतू, अब जैसे कोई प्रोडक्ट में खर्चा लग रहा है 25 और आप 5 रुपए अपना प्रॉफिट लगाए तो वो प्रोडक्ट हो गया 30 रुपए का, ठीक है, बट आपने अपना ये वाला ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है, जो बनाते टाइम का खर्चा होता है, वो आपने सारी ये सारी रिफॉर्म्स किए, आपको वो 20 रुपए पड़ा, ठीक है, तो फिर आपने प्रॉफिट 5 रुपए, मान लो 6 रुपए भी आपने प्रॉफिट लगाया, तब भी तो 26 ही हुआ, कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए, जो आपका कस्टमर है उसके लिए 4 रुपए सस्ता हुआ ना, तो उसकी वो अब वो चीज को खरीद पाएगा, तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ, मतलब जिस तरीके से वो सोसाइटी में रह रहा था, अब वो चीज पहले नहीं खरीद पा रहा था, उसकी इनकम सेम है, उसकी कमाई उतनी ही है भाई, अगर नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है या उससे नीचे है, सेम है, बट अब वो जो चीज नहीं खरीद पा रहा था अब वो खरीद पा रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ेगी, कि देखो हम पहले ये नहीं खरीद पाते थे पर ये लोग अब ये चीज खरीद पा रहे हैं, तो इससे कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। अब एक आपका क्वेश्चन था प्रिंसिपल्स, देखो वही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, ठीक है, देखो बच्चों यहाँ क्या क्या पूछा था आपसे, ये यहाँ आपसे पूछा था रेशनलाइजेशन क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल बताओ, हमने रेशनलाइजेशन देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जब ऐसे पूछे लॉन्ग क्वेश्चन में तो इस देखो, जब कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो उसको डिटेल्ड में अंदर पूरी बातें लिख के लिखना, बट अगर नहीं पूछा और सिर्फ मीनिंग पूछा है तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक लिख देना, आपकी मीनिंग को ये बहुत इनहेंस करेगा, आपकी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छा करेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, अगर यहाँ पे लिखा होता कि कैरेक्टरिस्टिक भी बताओ, तब आप एक एक चीज को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करते, चाहे तो 5 पॉइंट चाहे तो 6 पॉइंट बट करते, बट यहाँ नहीं है, तो आपको अपनी मीनिंग को और एनहांस करने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए इस तरीके से पॉइंट में आपको कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है, ये सिर्फ इस चैप्टर या इस स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं हो रही है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्टिव देखा जिसको आपको बच्चों डिटेल्ड में भी थोड़ा आप चीजों को एक्सप्लेन करके लिखना, क्योंकि आपके सवाल में पूछा है, ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करके डिटेल्ड में लिखना है, ठीक है, और फिर आपको पूछा है प्रिंसिपल्स ऑफ रेशनलाइजेशन, ठीक है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल्स ऑफ रेशनलाइजेशन are a set of strategies that businesses use to improve efficiency and increase profitability. Principle of combination, principle of simplification, principle of mechanization. तो क्या है, देखो ये क्या करता है, 3 प्रिंसिपल्स पहले देख लेते हैं, देन आगे के प्रिंसिपल्स पे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन है, integrates weak and inefficient unit to take advantage of economies of scale, क्या करता है कि वीक और इन एफिशिएंट चीजों को हटा के एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज उठाता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस और ये सारे स्पेशल सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि जो प्रोडक्शन है, जो मार्केटिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली सारी चीजें हैं, उनको सिंप्लीफाई कर देता है, कैसे, स्पेशलाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड चीजों को यूज करके, प्रोसेस या मेथड या टेक्निक को यूज करके, ठीक है, रिप्लेस ह्यूमन लेबर विथ मशीन टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्पीड एफिशिएंसी, क्या करता है कि ये ह्यूमन लेबर को मशीन से रिप्लेस कर देता है जिससे स्पीड बढ़ती है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, रिप्लेस ओल्ड मशीन एंड इक्विपमेंट विथ मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक, क्या करता है ये कि ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन और इक्विपमेंट को न्यू के साथ, मॉडर्न के साथ रिप्लेस कर देता है, बदल देता है, मॉडर्न वाली अब यूज होगी, तो कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन भी हो रही है। फिर हमारा क्या हो रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, uses scientific investigation and management method to increase production cost and save time, क्या करता है ये, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स को यूज करके, ठीक,
मेथड्स को यूज करके इंक्रीज करता है अपनी एफिशिएंसी, खर्चे को कम करता है और समय बचाता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स थे आपके आपके रेशनलाइजेशन के, ठीक है? बच्चों, ये प्रिंसिपल्स आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है? ये प्रिंसिपल्स आपके 5 मार्क्स वाले में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आपके 5 मार्क्स वाले में पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक भी आपको 5 नंबर में पूछ सकता है। तो अगर आप एक फुल फ्लेज्ड लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करते हो, तो कहीं न कहीं आपका शॉर्ट वाली चीज़ें भी प्रिपेयर हो जाती हैं। दूसरी बात क्या है? ये है कि वो जो क्वेश्चन था जिसमें हमारा वेल्थ एंड पावर वाला था, उस तरीके के चीज़ें लिख कर आपको सवाल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको पता है, आपको सब पता है, बिज़नेस कॉम्बिनेशन पढ़ के गए हो, बस उसको उस तरीके से बना के लिख दो कि हाँ, अगर वेल्थ और पावर ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएगा हमारी सोसाइटी पे। बच्चों, ये हमारा नवोदय बैच है, जिसमें हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर जो भी मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बच्चों, इस बैच में आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट क्लासेस मिलेंगी, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स है, पीवाईक्यूज आपको सॉल्व कराए गए हैं, वन शॉट रिवीजन होगा, ठीक है? और आपके लिए 1 टू 1 मेंटरशिप प्रोग्राम है। बच्चों, इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स है एंड वैलिडिटी इज 1 ईयर। इस कोर्स में हम यूनिट वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैंने डिटेल्ड में जैसे यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक हैं, उसकी बहुत डिटेल थ्योरेटिकल टाइप की चीज़ों का डिस्कशन किया। एक-एक चीज़ आपको वहाँ पे कवर हुई है, न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए गए हैं, सारे ग्राफ, चार्ट्स मतलब पूरा एक अगर आप बुक्स परचेज़ करोगे बच्चों चारों सब्जेक्ट की, तो बुक का कॉस्ट आपका इस बैच से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है? 3-4 बुक्स अगर आप परचेज़ करते हो, तो इस जो हमारे बैच का प्राइस है 1250, इससे तो ज़्यादा ही आएगा बुक का प्राइस, ठीक? और बुक्स में आपको बहुत लेंदी तरीके से चीज़ें दी होती हैं, और कभी-कभी बच्चों ये भी होता है पॉसिबल कि जो आपके सिलेबस में है उस टाइप से बुक नहीं बनती, ठीक है? क्योंकि सिलेबस आपका यूनिवर्सिटी का है, अब यूनिवर्सिटी की तो बुक होती नहीं है, वो बहुत सारी मतलब वो तो एक ही बुक होती है जो बहुत सारी जगह चल रही होती है, तो वो आपके स्पेसिफिक कॉलेजेस के हिसाब से नहीं होती। बट इस बैच में हमने डिफरेंट सिलेबस को मिक्स करके हर एक टॉपिक को इंक्लूड किया है। यहाँ आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएँगे, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए होंगे, आपको क्वेश्चंस कराया जाएगा, आपको पूरे नोट्स दिए जाएँगे, आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। मैंने नोट्स इस तरीके से दिया है कि जैसे आप एग्ज़ामिनेशन में अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में लिख सको। क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग के तरीके बताए गए हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मिड टर्म में क्या होता है, एमसीक्यूज़ किससे बन सकता है। पढ़ाते जैसे अभी तो हमने स्पेसिफिक यूनिट वाइज़ सीरीज़ चला रहे हैं, बट पढ़ाते टाइम जब हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाते-पढ़ाते ये सारी चीज़ें बताई हैं कि इससे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना है। तो बच्चों, ये हमारे नवोदय बैच की बात हो गई। इस बैच में एनरोल कराने के लिए अगेन आपको डीएनएस एडुकेयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, देन आप हमारे बैच में एनरोल करा सकते हो। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि फ्री नोट्स और पीडीएफ्स आप इस बैच से सॉरी इस ऐप से आप डीएनएस एडुकेयर ऐप से फ्री नोट्स और पीडीएफ्स अवेल कर सकते हो। वहाँ नोट्स आप देख लो कि कैसे नोट्स हैं। देन अब बच्चों, आपको अगर इस बैच से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन सिंपल वर्ड्स अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को कॉलेज या किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।